सुबह की हम ये कह सकते हैं कि सबसे दुखद खबर आई जब भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये कह सकते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। इस वक्त का अपडेट मैं आपको दे दूं, 8 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली गैस से लीक होने के कारण, केमिकल प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के कारण 8 लोगों की मौत की खबर है। 100 लोगों की हालत जो है अब भी गंभीर है। 1000 के करीब लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। एनडीएमए की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। लगातार पीएम खुद सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। आंध्र प्रदेश के ही उद्योग मंत्री का कहना है कि सुबह 2:30 से 3 बजे के करीब ये गैस लीक हुई है। 6 बजे के करीब ये खबर आई, क्योंकि गैस का रिसाव तुरंत जैसे ही जो भी व्यक्ति इस गैस के संपर्क में आता है वो बेहोश होने लगता है। लोग बेहोश होने लगे। लोगों को घर तोड़ करके, यानी कि दरवाजे तोड़ करके लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसके बाद गनीमत ये रही, ऐसा उद्योग मंत्री का कहना था कि उसके बाद लोगों को रिवाइव किया गया, लोग ठीक होना शुरू हो गए। लेकिन अब भी मैं आपको बताऊं कि यह संख्या 1000 से ज्यादा है जो कि अस्पताल में लोग भर्ती हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। रात 2:30 बजे के करीब ये गैस रिसाव हुआ और अब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल है आईएमए से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अंजलि कवात्रा हैं, गौरव बंसल हैं जो कि एनजीटी के वकील हैं, साथ ही साथ नवीन भटनागर है, एनडीआरएफ से आप जुड़े रहे हैं। सबसे पहले अंजलि कवात्रा मैम, आपसे जानना चाहता हूं कि स्टर्लिंग गैस, क्योंकि ये गैस जहरीली है, इस गैस के संपर्क में जैसे ही व्यक्ति आया वो बेहोश हो गया, सबकॉन्शियस हो गया, इलाज नहीं मिलता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब जबकि वो रिवाइव कर गया है, ये कितनी देर तक सिस्टम में रह सकती है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं? देखिए, स्टायरीन गैस एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है और इसका जो है असर पहले बाहर के म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे आंख, मुंह में इरिटेशन वगैरह से, स्किन पे इरिटेशन से और अंदर जाने में जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं और अधिक अंदर सांस लिया जाए तो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के ऊपर भी असर करती हैं, जिससे कि सिर दर्द जैसे महसूस होता है, थकान सी महसूस, कमजोरी सी महसूस होने लगती है और बेहोश भी हो सकते हैं। सांस के सिस्टम पे भी असर होता है, यानी सांस रुक भी सकती है, यानी सफोकेशन या सफोकेशन के चलते बेहोशी और बेहोशी के बाद मौत पर भी जैसे कि देखा गया कि कई लोगों में ये इस केस में भी हुआ है। और ये एक खतरनाक गैस का रिसाव जैसे जिस फैक्ट्री से हुआ है उसके आसपास जो लोगों के अंदर कुछ भी जानकारी नहीं देखने को मिली, वो बाहर की तरफ भागे घर से, जबकि बचाव के तरीके कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ केमिकल गैस या केमिकल डिजास्टर होता है तो सबसे पहले अंदर अपने घर की तरफ अंदर सबसे अंदर के कमरे में घुस जाइए और दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर दीजिए, बल्कि सील कर दीजिए टेपे लगाकर, ताकि बिल्कुल भी गैस अंदर ना आए और उससे बचाव हो सके। मगर ऐसी जानकारी कुछ भी नहीं देखने को मिली यहाँ पे। और सबसे पहला था कि मुंह और नाक और आंखें भी ढकते हुए गीले कपड़े से अपना बचाव करें ताकि हमारे शरीर के अंदर गैस ना जाए और जब तक कि रेस्क्यू ऑफिशियल्स नहीं आते तब तक बचाव किया जा सके। और बच्चे बूढ़ों को तो पूरे शरीर को गीले कपड़े से ढक दें ताकि उनके शरीर पे गैस असर ना करे। मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। साथ ही देखने को मिला कि कोई अलार्म सिस्टम फैक्ट्री की तरफ से भी नहीं, कोई वार्निंग सिस्टम था ताकि लोगों के आसपास जो कम्युनिटी थी, ये जो तमाम गांव वाले लोग थे, इन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती। बात है, लेकिन वही मैं कह सकता हूं ना कि डॉक्टर कवात्रा, अगर मैं ये कहता हूं भोपाल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा गैस लीक है, तो आस पड़ोस में रहने वाले गांव देहात के लोग, गौरव बंसल मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आसपास रहने वाले गांव के लोग, देहात के लोग, इनोसेंट लोग, बेचारे लोग, अब वो तो बलि का बकरा बन गया ना, उन तक कहां तक इंफॉर्मेशन होगी कि घर में कोई फायर इक्विपमेंट्स रखते या गैस इक्विपमेंट्स रखते? सर देखिए, हम कुछ चीजें शायद भूल रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी के पास घर हो, पहली बात। बहुत सारे होमलेस पर्सन्स भी हैं, उनका क्या होगा? ऐसे लोग जो मेंटली इल हैं, उनका क्या होगा? जो बाहर ऐसी सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनका क्या होगा? तो अगर इस चीज को आप एक बड़े उस पे देखेंगे, हाँ, नजरिए से, बड़े कैनवस में देखें, सिर्फ घर में रहने वाले प्रभावित नहीं हुए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं कि हम अपने घर में अंदर घुस जाएं, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ये भी बहुत दुखद है कि आज के टाइम पे सैकड़ों लोग गांव में, जिलों में, तहसीलों में सड़क पे रहते हैं। उनका क्या? वो
आपकी आवाज चलेगी, मैं दोबारा लाने की कोशिश करता हूं। ये बेहद वाजिब सवाल है। उनका क्या? लोग सड़कों पर होते हैं, गांव पर होते हैं, बाहर सड़क पर घूम रहे होते हैं, उन लोगों का क्या? क्योंकि वो तो संपर्क में कोई भी आएगा वो इस तरीके से बेहोश होता चला जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल, इस वक्त क्या किया जा रहा होगा? क्योंकि मेरा कंसर्न और इस वक्त चिंता यह भी है कि 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 100 के करीब की हालत जो है फिलहाल थोड़ी सीरियस है। डॉक्टर अग्रवाल, हम लोगों को जो उपहार कांड हुआ था, जहां पे आग लगी थी, वहां पर भी गैसेस निकली थी, तब से हम बोलते जा रहे हैं कि जब भी कोई भी प्रकार की गैस निकले, चाहे वो फायर की गैस हो, चाहे वो प्लास्टिक की गैस हो, जब भी गैस निकले तो गीला कपड़ा, रुमाल जो है अपने चेहरे पे लगा लें। हम तो इतना बोलते आते हैं कि अगर लोगों के पास गीला कपड़ा नहीं है तो शर्ट को फाटो, अपने पेशाब को उस कपड़े के साथ में गीला करो और अपनी नाक में लगा लो। सदियों से हम लोग कितने सालों से बोलते आ रहे हैं कि पानी के लिए मत भागो, फटाफट फटाफट, क्योंकि डर के टाइम पे सबसे पहले पेशाब निकलता है। किसी भी तरीके से अगर आप गीला कपड़ा नाक पे लगा लेते हो, ये एक ऐसा फर्स्ट एड है जो सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये जो है, जो बेसिकली इसके अंदर में बेंजीन कंपाउंड है, इसके लॉन्ग टाइम असर तो कैंसर के बाद में पता लगेंगे। इस वक्त में हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। इस वक्त में तो ये है कि जो भी आदमी बोल नहीं पा रहा है, 3 चीजें होती हैं। अगर आप पूरा सेंटेंस बोल पा रहे हो, इसका मतलब है ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। अगर आप तोड़ तोड़ के बोल रहे हो तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। और आप एक एक करके वर्ड बोल रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर आप एकदम से बेहोश हो गए हो तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो कहीं पर भी ये जो कह रहे हैं कि ये लोगों को अनाउंस भी नहीं किया गया, ये तो एक बिल्कुल ही डिजास्टर मैनेजमेंट का बिल्कुल अगर आपने ट्राई नहीं किया और अनाउंसमेंट नहीं किया तो ये तो बहुत गलत है। और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं जो इतने सारे लोग गंभीर हैं वो सब ठीक हो जाएं। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली तो ऑक्सीजन से ही आएगा। ठीक है, प्रसाद भोजकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रसाद, इस वक्त आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन जो आई है? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो अभी आपने दी, 8 कैजुअल्टीज की खबर थी और 1000 के करीब जो है अभी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रसाद, कुछ और इस वक्त अपडेट? बिल्कुल, जो लेटेस्ट जानकारी हमको मिली है, हम इस वक्त आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गौतम रेड्डी के घर पर ही है और लगातार, क्योंकि वो हैदराबाद में है और यह हादसा विशाखापट्टनम में हुआ है, लगातार वो वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और हमको दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस एरिया में एलजी सिरामिक्स का ये गैस, पॉइजनस गैस लीक हुआ था, उसको अब कंटेन कर लिया गया है। लेकिन इसके चपेट में अभी ये पता चला है कि कम से कम 20 गांव आ गए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, कई सारे लोग इसमें जो है काफी बेहोशी की हालत में है। तो इफेक्ट इसका कम से कम 1000 लोग जो कि 20 गांव आसपास के हैं उन पर हुआ है। लेकिन अभी जांच चल रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता इनकी यह है कि जितने भी लोग जो घायल अवस्था में पाए गए हैं उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। बाकी जो एलजी कंपनी के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी है वो भी अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह हादसा हुआ है। फिलहाल यानी कि फिलहाल जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन इसके बारे में कोई एक वर्ड, क्योंकि खुद हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर इसके बारे में कह के थोड़ा सा बचते रहे थे कि क्या ये सीधे तौर पर जो है किसी की जान के साथ खेलने की लापरवाही नहीं है? क्या जवाबदेही तय होगी? क्योंकि अब तक तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन की बात निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से, कुछ ऐसी अभी सुनने को तो नहीं मिली। प्रसाद, बिल्कुल, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गौतम रेड्डी ने कहा कि एलजी कंपनी हालांकि मल्टीनेशनल कंपनी है, जरूर उनके चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, उन्होंने जरूर कुछ किया होगा, लेकिन ये जो हादसा है पूरी तरह से वो जिम्मेदार है। लेकिन इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जिनको मुआयना करना होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, फायर सेफ्टी मेजर्स या फिर दूसरे जो है केमिकल सेफ्टी को लेकर के जो मेजर्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन होता है, ये सब बातें अभी जांच में जरूर आएगी। लेकिन जो पहला जो प्राथमिक जो प्राइमा फेसी है वो मिनिस्टर के हिसाब से कंपनी को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी से ही आया। हमने ये भी पूछा था कि कैसे लॉकडाउन में उनको दिया गया, तो इनका तर्क था कि जो ग्रीन जोन में आते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग काम नहीं कर रहे थे या फिर जिनको काम चाहिए था, तो ग्रीन जोन में इन्होंने ओपन किया था। काफी सारी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब आने अभी भी बाकी है। तो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है वो कंपनी के ऊपर ही किया गया है। मंत्री ने कहा है कि जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पर पहुंचेंगे और खुद मंत्री हैदराबाद से विशाखापट्टनम भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जो है ये पूरा एक पूरी तरह से
से जांच होगी, क्योंकि काफी सीरियस मामला है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौके के लिए वहां पर पहुंच गए हैं और जो है इस पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। नहीं, नो डाउट सीरियस मामला ना होता तो आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि जैसे हमारे साथ जो अभी गौरव बंसल वकील थे वो ये कह रहे थे कि ना केवल हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो लोग घर पर मौजूद थे, और खुद यहां पर इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उनकी बात कर रहे थे जो घर पर मौजूद थे और वो गैस की रिसाव की वजह से, जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए। उन लोगों का क्या जो कि सड़क पर मौजूद थे, जो बेघर हैं, जो कि रात गुजारने के लिए कहीं शेल्टर होम में या कहीं बाहर थे, उन तक जो है क्या मदद पहुंची है, वो किस तरीके से रहे होंगे। और नवीन भटनागर साहब, जब मैं इसका जिक्र करता हूं कि जैसे ही गैस लीक होती है कोई फायर अलार्म, क्योंकि उस जद में जो गांव आते हैं, कोई फायर अलार्म, हूटर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी सबसे पहले करती क्या है? क्या ये सब मेजर्स लिए होंगे, या फिर अगर नहीं लिए होंगे आपको इस केस में लगता है इस कारण से स्थिति जो है थोड़ी ज्यादा गंभीर है, ये स्थिति ज्यादा इंटेंसिफाई है? नवीन जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज पहुंची नहीं है। अंजलि क्वात्रा, आप इसके ऊपर अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर पाएं, जैसा कि मैंने पहले भी डॉक्टर साहबा से जिक्र किया कि अभी जो है फिलहाल कोशिश क्या हो रही होगी, लोगों को ठीक करके अंडर ऑब्जर्वेशन करके घर भेजने की, या फिर जो बाकी जैसा कि कह रहे हैं मिनिस्ट्रीज कह रही हैं कि कंटेनमेंट एरिया जो है बाकी उसे खाली करवा लिया गया है, पॉल्यूशन में अभी 0% गैस है? जी बिल्कुल। इस सबसे पहले तो इवैक्यूएशन जो है वहां पे जो लोगों को वहां से डिजास्टर जोन डिक्लेयर किया जाता है कि जहां पे कंसंट्रेशन देख के गैस की कि कितनी जहरीली गैस टॉलरेबल लिमिट से ऊपर है, तो उस डिजास्टर जोन के बाहर ही लोगों को रखा जाता है और इवैक्यूएट कर दिया जाता है। उसके बाद ये देखना है कि मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो गैस के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, एम्बुलेंसेस की जरूरत है, उसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है ताकि लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाए जा सकें। और इसके लिए भी एक जरूरी है कि बहुत पहले ही इस फैक्ट्री वालों का ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना इन प्लेस जरूरी है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी होती है जो कि फटाफट कोऑर्डिनेट करती है स्टेट की एजेंसी से, आसपास के हॉस्पिटल से, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पुलिस से, और मेडिकल रिस्पांस जो टीम होती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की, उनको भी खबर पहुंचानी जरूरी होती है। और ये सब एक बहुत प्रॉपर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट होता है, जिसके लिए पहले से ही सिस्टम इन प्लेस होना जरूरी होता है, क्योंकि डिजास्टर रिस्पांस में मिनट्स, कई बार तो सेकेंड्स भी कीमती पड़ते हैं। और जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में भी कहा जाता है फर्स्ट गोल्डन आवर ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, और आजकल तो कहते हैं फर्स्ट 15 मिनट जो होते हैं प्लेटिनम, गोल्डन आवर से भी प्लेटिनम 15 मिनट्स, और उसमें अगर मदद मिल जाती है तो जाने बचाने बहुत सारी जानें बच सकती हैं। यानी कि जानें जो जाती हैं वो इसलिए जाती हैं टाइम पे मेडिकल एड नहीं मिलती है, और इसके लिए जो आसपास की मेडिकल फैसिलिटीज है उनके और जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के जरिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिस्टेड होते हैं और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। यानी कि हर साल मैंडेटरी होता है कि मॉक ड्रिल की जाए, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और ये जनता जो आसपास रहने वाली 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो जनता है उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग और अवेयरनेस दी जाती है, एजुकेशन प्रोग्राम करने जरूरी होते हैं। तो मैं कह रहा हूं, यानी कि इन सब चीजों की कमी थी। अब इन सब चीजों की कमी थी तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो अगर इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक जहरीली गैस के साथ जो है काम कर रही है, प्लांट लगा रखा है, तो क्या उसकी तरफ से कमी, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और ये लापरवाही जानलेवा लापरवाही है, किसी की जान लेने वाली लापरवाही, 8 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्री जिम्मेदार है या वो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदार है, या फिर जो सर्टिफिकेट देता है वो जिम्मेदार है? ये तो जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार को तय करनी होगी, क्योंकि गैस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोगों को इस तरीके से मरने के लिए सड़क पर तो कम से कम नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर जहरीली गैस का रिसाव हुआ है तो वो किसकी सबसे बड़ी गलती है और गैस त्रासदी का गुनहगार कौन है? ये जी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकने, लगातार ये बड़ी खबर जाती है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.